ओके, सो जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टाफिंग की प्रोसेस देखी थी वो सिर्फ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए देखी थी, जो बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जिसे बोला जाता है, ठीक है। वो प्रोसेस वहां पर फिनिश हो चुकी थी। जैसे हमने 5 स्टेप देखे थे कि सबसे पहले हम मैन पावर एस्टिमेशन करते थे, कितने एम्प्लॉइज चाहिए, किस टाइप के एम्प्लॉइज चाहिए। सेकंड स्टेज में हम क्या करते थे, रिक्रूटमेंट करते थे, एप्लीकेशन मंगवाते थे सिमिलर क्वालिफिकेशंस वाले एम्प्लॉइज के पास से, फिर उसी में से हम सिलेक्शन करते थे। then what we do a placement run, placement and orientation। जैसे वो लोग सिलेक्ट हो जाते थे हम उसका प्लेसमेंट कर देते थे, और लास्ट में उसका क्या करते थे हम, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो फिर फोर्थ स्टेप में हम क्या करते थे, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद उसको जॉब असाइन की जाएगी और उसके रिलेटेड उससे क्या किया जाएगा, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन यानी सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, ठीक है। और लास्ट में उसे हम क्या देते थे, ट्रेनिंग देते थे एंड उसका डेवलपमेंट किया जाता था, उसको स्किल जो एनहांस हो, इसलिए उसे क्या किया जाता था, इंट्रोड्यूस कर उसे मोटिवेट किया जाता था, ठीक है। वो 5 स्टेप थे जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए थे। अब हमें देखना है कि अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हो तो वो लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़े 3 और स्टेप वो लोग फॉलो करते हैं। सो यहाँ पर अगर हम देखने जाए छोटी ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोसेस, तो यहाँ पर आपका बनेगा है 6 स्टेप। जो 6 वाला स्टेप बनेगा वो कौन सा बनेगा आपका, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल। आपने एक बार ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे दी एम्प्लॉइज को, वो काम करने लगेगा, उसके बाद आप उसका परफॉर्मेंस अप्रेज करेंगे, आप उसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि हमने जैसे ट्रेनिंग में सिखाया था वैसा काम वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा नहीं होता, उसको तो मंथली या ईयरली प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, लेकिन छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देने के बाद उसे फ्री नहीं कर दिया जाता, उसके बाद उसे काम दिया जाता है, उसको काम चेक किया जाता है कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। सो आफ्टर टेकिंग अ ट्रेनिंग एंड performing the job for some times, there is need that employees performance must be evaluated. Performance appraisal refers to evaluating the performance of employees against some standards। यानी ऑलरेडी क्या करेंगे हम, स्टैंडर्ड पहले से डिसाइड कर लेंगे कि एम्प्लॉय को ऐसा काम तो करना ही होगा, ऐसी क्वालिटी उसे बनानी ही होगी, इतनी क्वांटिटी में उसे गुड्स बनाने होंगे, ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड हम सेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल चलो कि हमने ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया कि जिस एम्प्लॉय को हमने ट्रेनिंग दी है वो एम्प्लॉय पर डे 10 यूनिट तो प्रोड्यूस करना ही चाहिए, तो वो हमारा स्टैंडर्ड हो गया 10 यूनिट्स पर डे। फिर हम चेक करेंगे कि हमने जो टारगेट डिसाइड किया है, अकॉर्डिंग टू दैट टारगेट वेदर एम्प्लॉय इज वर्किंग और नॉट, एम्प्लॉय वो अच्छी तरह से वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। और जो हमने स्टैंडर्ड बनाए वो पहले से ही हम बना लेंगे, क्योंकि हम तभी इवेल्यूएट कर पाएंगे कि एम्प्लॉय प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। सुपीरियर्स प्रिपेयर अ फीडबैक रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। फिर उसके बाद जो सुपीरियर जो क्या करता होगा, उस एम्प्लॉय को इवेल्यूएट करता होगा, वो उसका एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाएगा कि जिस एम्प्लॉय को हमने ट्रेनिंग दी थी वो कैसा काम कर रहा है, और वो रिपोर्ट अपने हेड को वो सबमिट करवा देगा, ठीक है। सो वैसे देखना चाहिए तो ये 6 स्टेप हुआ हमारा, अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाए तो। और 6 स्टेप हमारा क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद एम्प्लॉइज का परफॉर्मेंस अप्रेज करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं। उसके बाद 7th स्टेप में हम क्या करेंगे, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अगर वो एम्प्लॉय बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है तो उसका फिर हम क्या करेंगे, प्रमोशन कर देंगे, हायर पोस्ट पे उसे क्या कर देंगे, हम असाइन कर देंगे। और उसका करियर प्लानिंग करेंगे, यानी कि अब फ्यूचर में उसको क्या क्या करना होगा वो सारी चीजें डिसाइड की जाएगी, ठीक है। सो वो हुआ हमारा 7th स्टेप, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अब उसमें क्या किया जाता है, देखो। सो प्रमोशन रेफर्स टू बीइंग प्लेस्ड एट द हायर जॉब पोजीशन विथ मोर मनी, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो, जब आप किसी एम्प्लॉय को प्रमोशन देते हैं तो एक तो उसे हायर पोजीशन मिलेगी क्योंकि आप उसे प्रमोशन देते हो, ज्यादा पैसा मिलेगा, सैलरी ज्यादा मिलेगी क्योंकि आपने उसे अपग्रेड किया है, उसे सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा मिलेगा क्योंकि आपने उसे प्रमोशन करके उसकी जो मोरल है वो बूस्ट की है आपने। एट लास्ट थिंग, अगर एम्प्लॉय की पोजीशन हाई होती है तो साथ ही साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। अब देखो सीधी सी बात है कि मैं पहले अगर आपके स्कूल में मान लो कि इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ या फिर बिजनेस स्टडीज का टीचर हूँ,
अब मुझे इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडी के टीचर से लेकर सुपरवाइजर बनाया जाता है, तो मेरी जॉब पोजीशन बढ़ी, मेरी इनकम भी बढ़ेगी, सैलरी भी बढ़ाई जाएगी, मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो मुझे एक सुपरवाइजर बनाया गया है, साथ में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कितनी थी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स या बीएसटी पढ़ाना है और कुछ नहीं, लेकिन अब मुझे आप सबके एग्जाम का शेड्यूल सेट करना, आप सब लोगों की रेगुलर अटेंडेंस हो देखना, आप सब लोगों की टाइम पर एग्जाम हो देखना, टाइम पर आप सबको मार्क्स मिल जाए वो देखना, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे प्रमोशन मिला है और प्रमोशन मिलने के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। ठीक है, सो इसे बोला जाता है प्रमोशन। नेक्स्ट, generally on the basis of feedback report of employees performance they are given promotion and opportunities for the higher job position। अब किसी एम्प्लॉय को प्रमोशन देना है या नहीं देना है वो कैसे डिसाइड होगा? तो सीधी सी बात है, हमने ऊपर ही देखा कि जो हमारा मैनेजर होगा वो हमारा परफॉर्मेंस चेक करके रिपोर्ट बनाएगा और वो रिपोर्ट ऊपर सबमिट करवाएगा, और उसी रिपोर्ट के ऊपर से डिसाइड होगा कि मुझे प्रमोशन दिया जाना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब मैं बहुत अच्छी तरीके से अगर बीएसटी इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स को कंट्रोल कर रहा हूँ, टाइम पर वर्क है मेरा, तो हो सकता है कि मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव जाए और मुझे सुपरवाइजर की पोस्ट दी जाए। ठीक है, सो किसी एम्प्लॉय को प्रमोशन देना है या नहीं देना है वो किस पे डिपेंड है? जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाई है हमने जो 6th स्टेप में, वही परफॉर्मेंस रिपोर्ट के ऊपर से मुझे प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग किया जाएगा। ठीक है, एंड जो लास्ट स्टेप होगा जो यूज करेगा छोटी कंपनी, वो क्या होगा? कंपेंसेशन। अब कंपेंसेशन का मतलब क्या हो रहा है? इट रिफर्स टू प्राइस ऑफ द जॉब, यानी कि मैं जो जॉब परफॉर्म कर रहा हूँ उसके बदले में मुझे पैसे दिए जाते हैं, प्राइस जो दी जाती है उसे बोला जाता है कंपेंसेशन। सिंपल वर्क के बदले में पैसे, उसे बोला जाता है कंपेंसेशन। ठीक है, अब उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? उसमें सिर्फ सैलरी इंक्लूड नहीं की जाती, उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? पेज, रिवॉर्ड, अदर इंसेंटिव्स गिवन टू द एम्प्लॉइज। पेज यानी सैलरी, मुझे जो रिवॉर्ड दिया जाता है वो, या फिर अदर इंसेंटिव दिए जाते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड की जाती है। इट इंक्लूड डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट पेमेंट्स। डायरेक्ट पेमेंट्स सच एज द वेजेस एंड सैलरी। अब जो डायरेक्ट पेमेंट होता है यानी कि सैलरी और वेजेस जो डायरेक्टली कंपनी मुझे दे देती है, ठीक है, उसे बोला जाता है डायरेक्ट पेमेंट। इनडायरेक्ट पेमेंट यानी क्या? सच एज मेडिकल फैसिलिटीज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। अब उसमें मुझे पैसा नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ जब भी मुझे जरूरत पड़ गई, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत पड़ गई, तो कंपनी वाले मुझे पैसा नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मेडिकल का जितना भी एक्सपेंस होगा वो कंपनी उठाएगी। यानी डायरेक्टली मेरे हाथ में पैसे नहीं आते हैं, लेकिन मुझे जहां पर पैसे कंज्यूम करने हैं वो पैसे मेरे बिहाफ में कंपनी कंज्यूम करेगी। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल फैसिलिटीज, मान लो मुझे टाइफाइड हो गया, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, एक वीक के लिए मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा, जो भी एक्सपेंस हुआ वो कंपनी पे कर देगी। या फिर कंपनी हमारे इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करती है। मान लो कि सभी एम्प्लॉइज के लिए उसने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है कंपनी ने, उसका जो भी प्रीमियम होगा ईयरली प्रीमियम वो कंपनी पे करेगी। ठीक है, सो ऐसा डायरेक्ट पेमेंट और इनडायरेक्ट पेमेंट वो सभी चीजें कंपेंसेशन में क्या होती है? इंक्लूड होती है। The managers must fix the right compensation on the basis of qualification, types of job, etc. अब सभी को एक कंपनी सारी फैसिलिटीज नहीं दे सकती। अगर सभी को फैसिलिटीज देंगे तो शायद कंपनी को कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो मैनेजर को डिसाइड करना होगा कि किसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पेमेंट देना है, किसको सिर्फ डायरेक्ट पेमेंट देना है, वो सारी चीजें मैनेजर को डिसाइड करनी होगी। ठीक है, और आगे अब डिटेल में दिया गया है कि डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स आर 2 टाइप्स। अब देखो जो डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट देखे यानी कि वेजेस एंड सैलरी, वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं। जो हमने डायरेक्ट पेमेंट देखा वो डायरेक्ट पेमेंट की 2 मेथड हो सकती है, एक टाइम बेस्ड पेमेंट जिसे हम बोलते हैं सैलरी, एंड सेकंड परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट जिसे हम बोल सकते हैं वेजेस। और सैलरी भी दी जाती है, लेकिन देखते चलो दोनों में क्या डिफरेंट है। सबसे पहले देखते हैं टाइम बेस्ड, जिसमें क्या किया जाता है? दिस प्लान मींस सैलरी और वेजेस आर पेड ऑन डेली, वीकली और मंथली बेसिस। हम डिसाइड करते हैं हमारी कंपनी के, हमारे कंपनी में जो एम्प्लॉई वर्क करने आए हैं उसे हम डेली पेमेंट देंगे, वीकली पेमेंट देंगे या फिर मंथली पेमेंट देंगे।
जनरली होता क्या है, जो परमानेंट स्टाफ होता है ना उसको सैलरी दी जाती है और उसे शायद मंथली ही दी जाती है, और जो हमारे लिए कैजुअल लेबर्स होते हैं जो हर रोज का काम करने आते हैं उसे वेजेस दिए जाते हैं, जनरली ऐसा होता है। ठीक है, सो टाइम बेस्ड सैलरी यानी क्या, कि सिंपल आपको डिसाइड करना कि आप अपने एम्प्लॉइज को सैलरी कैसे देंगे, डेली, वीकली या मंथली। ठीक है, एंड परफॉर्मेंस बेस्ड में सैलरी कैसे डिसाइड होती है। Under this method, the payment is made to employees on the basis of number of pieces or unit produced by the employees. जितना एम्प्लॉय काम करेगा उतना ही हम क्या देंगे, सैलरी देंगे, वेजेस देंगे। The salary or wages are given according to the performance of the employee. If employee produce more units, they will get more payment, and if employees produce less units, he or she will get a less payment. समझ आ रहा है? सिंपल यहाँ पर परफॉर्मेंस के ऊपर हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। ज्यादा यूनिट जिसने प्रोड्यूस किए उसे ज्यादा पेमेंट, जिसने कम यूनिट प्रोड्यूस किए उसे कम पेमेंट। सो अगर आपको पूछा जाए कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो स्टाफिंग की प्रोसेस कौन सी फॉलो करती है, तो आपको 8 स्टेप याद रखने होंगे, और अगर आपको बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बोला गया है तो आप सिर्फ 5 स्टेप याद रखकर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर कुछ भी मेंशन ही नहीं किया गया है, सिर्फ आपको बोला गया है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, देन व्हाट विल यू डू? सिंपल थिंग, just describe first 5 steps of the process which we have discussed in the last lecture. You have no need to write other 3 steps which we have discussed today. सिर्फ 5 स्टेप लिखकर आप उस क्वेश्चन का एंड कर सकते हैं। ओके, सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टाफिंग की प्रोसेस तो हो गई, अब आगे देखते हैं कि कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। आप कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, या फिर आप एस्पेक्ट्स भी बोल सकते हैं। तो स्टाफिंग के 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टाफिंग आपका पूरा होता है कंप्लीट। स्टाफिंग में 3 चीजें तो होनी ही चाहिए, रिक्रूटमेंट होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए एंड ट्रेनिंग, या उसके 3 बेस बोल सकते हैं। जिससे बोल सकते हैं ना कि अगर हमें खड़ा रहना तो हमें 2 पाँव चाहिए, 2 लेग्स चाहिए, ठीक है, जिसपे हम खड़ा रह सकते हैं। वैसे अगर स्टाफिंग आपको कंप्लीटली करना है, प्रॉपर करना है, तो उसके 3 जो लेग है वो 3 लेग अगर कंप्लीटली होंगे तभी प्रॉपर स्टाफिंग हो पाएगा। और वो 3 लेग कौन कौन से हैं? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। और आप सब लोग अवेयर है इन तीनों वर्ड से कि रिक्रूटमेंट किसे बोलते हैं, सिलेक्शन किसे बोलते हैं और ट्रेनिंग किसे बोलते हैं। तो ऊपर जो हमने डिस्कस किया जो स्टेप में, वो बहुत ही लिमिटेड एक्सप्लेनेशन था, नैरो एक्सप्लेनेशन था। अब हमें यहाँ पर डिटेल में वो तीनों कंसेप्ट देखने हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। सो चलिए स्टार्ट विथ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट किसे बोलते हैं ऑलरेडी हम सबको पता है, उसकी डिफाइन क्या है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे अगेन ताकि सबको याद हो जाए। तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमें ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना है कि वो लोग अट्रैक्ट होकर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करें, जॉब के लिए अप्लाई करें। तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? तो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय अगर अप्लाई करेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पाने के लिए, तो हमें एक प्रॉपर सिलेक्शन कर पाएंगे। हमें ऑप्शंस मिलेंगे कि चलो जिसमें जो बेस्ट हो उसी को ही हम सिलेक्ट करें। मान लो सिर्फ हमें एक एम्प्लॉय की जरूरत थी और एक ही पर्सन ने अप्लाई किया, तो सीधी बात हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचे, हमें सिर्फ उसी को क्या करना होगा, हायर करना होगा, अगर उसके पास अच्छी स्किल है या नहीं है। लेकिन मान लो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस होंगे कि जो बेस्ट क्वालिफिकेशन वाला हो, बेस्ट एक्सपीरियंस वाला हो, उसे ही हम क्या करें, सिलेक्ट करें। ठीक है, इसीलिए रिक्रूटमेंट में क्या किया जाता है कि ट्राई की जाती है ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट किया जाए और वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब खाली पड़ी है उसके लिए अप्लाई करें। ठीक है, और अदर वर्ड्स में अगर उसकी दूसरी डिफाइन देखनी है तो दूसरी डिफाइन भी यहाँ पर है कि रिक्रूटमेंट मीन्स सर्च फॉर कैंडिडेट्स who can perform the vacant job roles and inducing them to apply and come forward to for filling the vacant roles. अब शायद आप लोग ऊपर की डिफाइन ही प्रीफर करेंगे। अब रिक्रूटमेंट का मतलब दूसरा क्या बताया गया, तो सबसे पहले हमें ऐसे कैंडिडेट को फाइंड करना जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में खाली जॉब पड़ी है वो परफॉर्म कर पाए।
उसको मिल जाने के बाद उसे क्या करना है, हमें अट्रैक्ट करना है ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उस जॉब के लिए अप्लाई करें। ठीक है, तो उसे बोला जाता है रिक्रूटमेंट। आप दोनों में से कोई भी डिफाइन लिख सकते हैं, दोनों सही डिफाइन है। डिसीजन इज योर्स, दोनों में आपको 1 मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर अब रिक्रूटमेंट क्या होता है वो तो हमें पता चल गया। अब रिक्रूटमेंट के सोर्सेस कितने हैं? Already you have discussed these topic in 11th standard in the statistics. Sorry, BST में आया था। So sources of recruitment, recruitment के कितने sources हैं? So already आप अगर देखना चाहें तो सिर्फ 2 ही sources है, एक internal source of recruitment and second external source of recruitment. अब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, मैं सिंपल सी बात समझा दूं आपको। पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूं ताकि आप प्रॉपर्ली उसे एक्सप्लेन कर पाओ। इंटरनल सोर्स का मतलब होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज है उससे ही आप क्या करते हो, कन्विंस करते हो कि आप क्या करो, वो जॉब के लिए अप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल चलो कि आपकी स्कूल में एक सुपरवाइजर की जॉब खाली पड़ी है, ठीक है, तो आपके ट्रस्टी क्या करेंगे, एक अकाउंट के सर के पास जाएंगे और बोलेंगे कि आपकी यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि हमारी जो स्कूल है वहां पर सुपरवाइजर की जॉब खाली पड़ी है, एक काम करो तुम क्या करो, वो सुपरवाइजर की जॉब के लिए अप्लाई कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एम्प्लॉय को ढूंढने के लिए कहीं पर बाहर नहीं जाना पड़ा, हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा एम्प्लॉय होगा जो खाली पड़ी हुई जॉब के लिए अप्लाई करेगा। सो उसे बोला जाता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ध्यान से सुनिएगा, इसमें कुछ भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से याद कर पाओगे। और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यानी क्या, सिंपल, तो हमें एम्प्लॉइज को बाहर ढूंढने जाना पड़ेगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन सॉरी कोई एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में जाएंगे, न्यूज़पेपर में ऐड देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन जो अप्लाई करने वाला पर्सन होगा वो बाहर से आएगा, हमारी कंपनी में से नहीं होगा। ठीक है, तो उसे बोला जाता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। चलो अब दोनों का ओवरव्यू तो हो गया, अब डिटेल में पढ़ते हैं कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट किसे बोलते हैं। So under the internal source of recruitment, the vacant job position are filled by the inducing the existing employees of the organization. यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज है उससे ही हम क्या करते, कन्विंस करते हैं कि आप क्या करो, जो वैकेंसी है, जो जॉब पोजीशन खाली पड़ी है उसके लिए आप अप्लाई कर दो। The vacant job position are filled by using existing employees only and no outsiders are permitted in the internal source. यानी सिंपल इंटरनल सोर्स में जब रिक्रूटमेंट किया जाता है तो सिंपल सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर एम्प्लॉइज है उसी को क्या दी जाती है, परमिशन दी जाती है, और वही लोग जो खाली पड़ी पोजीशन है उसके लिए अप्लाई करते हैं। बाहर के कोई भी पर्सन को यहाँ पर एंट्री नहीं होती है, परमिशन नहीं होती है। ओके, सो इसे बोला जाता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बेनिफिट क्या है, एडवांटेजेस क्या है, लोग क्यों इंटरनल सोर्स ऑफ यूज करते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, तो चलिए वो तो आप लोगों को आइडिया आ ही चुका होगा। फर्स्ट ऑफ इट्स इकोनॉमिकल, उसमें पैसा खर्च नहीं होगा, क्यों, आपको ना तो कहीं पर एडवर्टीजमेंट करनी होगी, ना ही किसी को ढूंढने जाना पड़ेगा, आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही एम्प्लॉय मिल जाते हैं, यानी कि एम्प्लॉय ढूंढने का आपको कोई भी खर्चा नहीं लगेगा, ना तो खर्चा लगेगा ना तो टाइम लगेगा। इट मीन्स कि वो इकोनॉमिकल है। सेकंड बेनिफिट क्या है, इट मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को भी क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि चलो मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या दिया, मौका दिया, मेरे अंदर जो स्किल है उसे प्रेजेंट करने का मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे क्या दिया, एक चांस दिया। तो ऐसा सोचकर जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होगा उसे मोटिवेशन मिलेगा। थर्ड बेनिफिट क्या होगा, लेस अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेनिंग। आपको ट्रेनिंग नहीं देनी होगी और बहुत कम देनी होगी, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो पर्सन सब कुछ जानता है। सो आपको ट्रेनिंग बहुत ही कम देने होंगी, यानी कि ट्रेनिंग के पीछे पैसा भी बहुत कम यूज होगा। फोर्थ एडवांटेज क्या होगा, द एम्प्लॉइज आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो लेस चांस ऑफ टर्नओवर्स। अब देखो ऑलरेडी एम्प्लॉइज को पता ही है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, ठीक है, सो वो पहले से वो सारी चीज से फेमिलियर होगा, यूज्ड टू होगा। इट मींस कि वो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ेगा नहीं और वो उस कंपनी में से जाना नहीं होगा, यानी कि जो लेबर टर्नओवर का रेशियो है बहुत ही कम हो जाएगा, यानी एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाएगा, ऐसे बहुत कम चांस होंगे। ठीक है,
फिफ्थ बेनिफिट क्या है, इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज। यस, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा, क्यों? क्योंकि उसे प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन मिलने से काम भी बढ़ेगा और काम बढ़ने से उसका परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा। सिक्स बेनिफिट क्या मिलेगा, थ्रू द ट्रांसफर एम्प्लॉइज गेट ट्रेनिंग ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ जॉब रोटेशन। एक तो हम क्या करते हैं, उसे ट्रांसफर करते हैं या फिर प्रमोशन करते हैं, तो उसे नए काम की क्या मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, यानी उसे जॉब रोटेशन की ट्रेनिंग मिल जाएगी। अब फ्यूचर में अगर आपको उसे कोई भी काम देगा शायद उसे आएगा, क्योंकि उसे सभी जॉब का क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और जो लास्ट बेनिफिट है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का, वो है थ्रू द ट्रांसफर सरप्लस एम्प्लॉइज कैन बी शिफ्टेड टू अदर डिपार्टमेंट। मान लो कि एक डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉइज चाहिए उससे ज्यादा एम्प्लॉइज है, तो आप क्या करोगे, जिस डिपार्टमेंट में एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज है वहां से उसे निकाल कर आप उसे कहां पर रख दोगे, जहां पर एम्प्लॉइज की जरूरत है, यानी कि जो डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय की जरूरत है वहां पर उसे आप शिफ्ट कर दोगे। तो बेनिफिट क्या मिला, आपके एम्प्लॉइज आइडल भी नहीं बैठेंगे, उन सबको काम भी मिल जाएगा। आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, आपको किसी को बिना काम की सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, और लास्ट थिंग, आपको कहीं पर भी बाहर से कोई एम्प्लॉइज ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, यानी यहाँ पर एम्प्लॉइज को भी बेनिफिट मिलेगा और कंपनी को भी बेनिफिट मिलेगा। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आप इजीली उसे याद रख पाओगे, आई थिंक उसमें कोई डिफिकल्टी आप फेस नहीं करोगे जब तक मेरा नॉलेज है तब तक। उसके बाद इसके ड्रॉबैक क्या है, अब जिसकी एडवांटेजेस होते हैं उसकी लिमिटेशंस होती ही होती है। सो इसके भी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ ड्रॉबैक्स है इंटरनल रिक्रूटमेंट के, और वो क्या है। फर्स्ट जो ड्रॉबैक है वो है नो फ्रेश और न्यू आइडियाज विल कम इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई नया आइडिया ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय है उसने तो अपने आइडियाज यूज ऑलरेडी कर रखे हैं, उसने अपने ऑलरेडी सजेशंस आइडियाज दे रखे हैं, तो कुछ नए आइडियाज आने के चांसेस नहीं है। जो पुराने वाले आइडियाज है वही यहाँ पर आइडियाज यूज होने वाले हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर अगर आप इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज करते हैं आपको नए आइडियाज नहीं मिलेंगे। सेकंड लिमिटेशन क्या है, देयर विल बी अ लिमिटेड चॉइस। चॉइस आपके पास लिमिटेड होगी, क्यों? क्योंकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उसमें से ही सिलेक्ट करने के बारे में सोच रहे हो, और ज्यादा से ज्यादा 2-3 एम्प्लॉय ऐसे होंगे जिसको आप क्या करोगे, प्रमोशन दे पाओगे, तो आपके पास बहुत ज्यादा चॉइस नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूट करते हो तो अप्लाई करने वाले थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज होंगे, तो उसके अंदर से आप कोई भी अच्छा वाला एम्प्लॉय सिलेक्ट कर पाओगे। सो वहां पर तो आपको चॉइस मिलेगी, लेकिन अगर आप इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज करते तो आपको यहाँ पर कोई भी चॉइस नहीं मिलेगी। थर्ड बेनिफिट क्या है, नॉट सुटेबल फॉर द न्यू ऑर्गेनाइजेशन। अब नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो सुटेबल है नहीं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एम्प्लॉइज होंगे ही नहीं, उसे तो सब नए एम्प्लॉइज ही लाने होंगे, क्योंकि अब ऑर्गेनाइजेशन ही हम नई स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हमारे पास कोई एम्प्लॉइज होंगे ही नहीं, हमें सभी एम्प्लॉइज को नए ही लाने हैं। इट मीन्स का जो नई ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए सुटेबल नहीं है। एंड जो लास्ट लिमिटेशन है, लास्ट ड्रॉबैक है, वो है फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉइज को आप बार बार ट्रांसफर करोगे तो वो एक जगह पर सेट नहीं हो पाएगा, अगर एम्प्लॉय सेट नहीं हो पाएगा तो वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगा, इट मीन्स कि उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो अगर आप ऐसा फ्रीक्वेंट ट्रांसफर करते रहे तो एम्प्लॉइज की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो सकती है। So these are the advantages and the disadvantages of internal source of recruitment. We have already discussed the meaning of internal source of recruitment, और रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या होता है वो भी हमने देख लिया। ओके, सो